नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती और बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर ढेर सारी जानकारियाँ। और आज के इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं श्री ललित कुमार जी, जो CRP ट्रेनर हैं धामी क्षेत्र में आत्मा एजेंसी के अंडर। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती पे, अगर हम आए उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। कृपया अपने बारे में जो है हमारे दर्शकों को। मैं सर डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो है धामी ग्राम पंचायत धामी का रहने वाला हूँ। और मैं जो है मतलब खेती बाड़ी से संबंधित जी। और कब से खेती कर रहे हैं आप? सर, मैं जो वैसे तो बचपन से ही बुजुर्गों के टाइम से जो है खेती कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हमारा जो है प्रोफेशनल जो काम है खेती बाड़ी का, ये हमारा बचपन से ही रहा है। जी। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, जैसे परंपरागत तौर पे तो खेती करते ही आ रहे हैं मतलब आप, और उसके बाद अगर हम प्राकृतिक खेती बात करें तो आपका रुझान जो है वो कैसे हुआ प्राकृतिक खेती सर? और आपको कैसे पता चला इसके बारे में, और कब से कितने समय से जो है आप प्राकृतिक खेती सर से जुड़े? 2018 में हमारे जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारे आत्मा ब्रांच है, तो उन्होंने जो है हमारे गाँव में जो एक कैंप का आयोजन किया था। जी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मैंने उसमें जो है प्राकृतिक खेती से संबंधित जो जितनी भी जानकारी उन्होंने बताई और मेरी समझ में आई, उसको जो है मैंने जो है अपने खेती बाड़ी के तौर पे जो उसको शुरुआती तौर पे करना शुरू किया। जी। तो हमने देखा अभी ये कम लागत में और अच्छी पैदावार जो इसमें जो है हो रही है। जी। तो तभी से लेके जो है मैं इसमें जो है 8 साल से लेके जो है कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। जी। तो अगर हम फसलों की बात करें तो आप कौन कौन सी फसलें जो है मुख्यतः अपने खेतों में उगा रहे हैं? सर, हमारे जो है यहाँ जो है मक्की, गेहूँ, जौ, और उसके बाद जो सब्जियों में हमारी शिमला मिर्च, मटर और आपके आलू है, टमाटर है, तो ये फ्रासबीन वगैरह जो है सारी साग सब्जियाँ और फसलें लगती है। और ये सभी जो फसलें हैं आप प्राकृतिक विधि से ही? हाँ जी, ये प्राकृतिक तौर पे कर रहे हैं जी। तो अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें मतलब ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें, और ये किस तरह से जो इसके अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कैसे कैसे होती है और सर, क्या चीज़ें प्राकृतिक खेती एक हमारी ऐसी है कि इसके जो है मेन हमारे जो है 4 बिंदु हैं। जी। 4 बिंदुओं में सबसे पहला आ जाता है हमारा जीवामृत। जी। और दूसरे नंबर पे आता है सर हमारा जो है बीजामृत। जी। और तीसरे नंबर पे जो है हमारा जो है ये आच्छादन, मल्चिंग। हाँ जी, आच्छादन जो है, और उसके बाद जो है वापसा। जी। ये 4 बिंदुओं पे अटकी हुई है, और 4 बिंदुओं पे ही सारा जो प्राकृतिक खेती का जो है टोटल निर्भर करता है। जी। हाँ जी। जैसे आपने बीजामृत की बात, जीवामृत की बात हम अगर पहले कर लें, या हम बीज से ही शुरू करते हैं तो क्योंकि बीज जो है एक स्टार्टिंग होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए। ठीक है। तो अगर हम बीजामृत की बात करें तो बीजामृत क्या है, इसको कैसे बनाते हैं? हाँ जी। और किस किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, और बीजों का उपचार अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। तो सर, बीजामृत में हमारा नहीं जी गोबर गौमूत्र। अच्छा, गोबर और गौमूत्र जो है हमारा जो है जो भारतीय नस्ल की हमारी देसी गाय है, उनका जो है गोबर और गौमूत्र जो है हम उसको लेते हैं। फिर उसमें जो है हमारा भुजा हुआ चूना होता है, उसको हम थोड़ा सा जो है 10-20 ग्राम की मात्रा में डाल के, और उसमें जो है 24 घंटे के लिए उस घोल को रख देते हैं। फिर उसमें जो है बीज का उपचार करके बाद जो है हम खेती में जो उसका जो बिजाई करते हैं। जी। तो जो बीजों का उपचार आपने बात की, तो किस तरह से और कितनी मात्रा में और कैसे उपचार करते हैं? तो सर ये अगर आप कुछ फसलों के उदाहरण से बताएं कि जैसे अगर आप गेहूं बोलें या कोई दूसरी फसल बोलें। तो इसके लिए सर जितना जो हमारा फसल मतलब लगाने का जो ये बीज हमने जितना ज़्यादा लेंगे उतना हमारे को घोल ज़्यादा बनाना पड़ता है। जैसे मान लो हम 20 लीटर घोल तैयार करना चाहें तो उसमें जो है हम 1 किलो जो है गोबर ले लेंगे, 1 लीटर जो उसमें गौमूत्र डालेंगे, और 20 ग्राम जो है हम भुजा हुआ चूना उसको यूज करते हैं सर। जी। और अगर हम आपने सब्जियों की भी बात की, तो जब आप उन नर्सरी अगर हम बोलें तो अगर नर्सरी आप लगाते हैं तो उसमें कैसे उपचार करते हैं बीजों? तो नर्सरी के लिए तो सर जैसे हमने नर्सरी लगा दी, फिर उसके बाद जब हम इसका जो है पौधा रोपण करते हैं तो नर्सरी से पौधे उखाड़ के जो है हम उस घोल में जो उसकी जड़ें जो है मतलब ड्रिप कर सकते हैं। हाँ जी। और फिर उसके बाद जो उसकी रुपाई कर सकते हैं सर। जी। तो यानी कि बीज जो जब आपने लगाए तो बीजों का उपचार पहले बीजामृत से? हाँ जी, बीजामृत से। उसके बाद जो आपने डिप करना कहा वो किस चीज़ में होता है? बीजामृत में करते हैं सर जी। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है हमारा सेकंड रहता है जीवामृत। जी। जीवामृत में सर ऐसा है भी, ये हमारा खाद के और स्प्रे के तौर पे जो दोनों साइड से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जी। तो पहले तो जीवामृत के बारे में बताएं और इसकी विधि बताएं कि ये बनता कैसे है सर, और विस्तार से बताएं क्योंकि हमारे किसान बागवान जो नहीं जानते वो जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसे बनाते हैं। ठीक है। तो सर इसमें जो है जीवामृत में हमारा जो है
जैसे हमने मान लो 200 लीटर का जो है जीवामृत बनाना है तो 180 लीटर जो है हम इसमें जो है पानी ले लेंगे और 10 किलो इसमें जो है पहाड़ी जो हमारी देसी नस्ल की गऊ हैं या सहवाल पहाड़ी गऊ या सहवाल गऊ है उनका जो है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और उसमें जो है 1.5 से 2 किलो जो है उसमें जो है गुड़ और साथ में हमारा जो है बेसन, 1.5 से 2 किलो ही बेसन और एक जो है हमारी संजीव मिट्टी होती है, जैसे हम किसी जंगल से या किसी पेड़ की जड़ों से जो जिसमें हमारा कभी जो है रासायनिक पदार्थ नहीं डाला हुआ है उस मिट्टी को जो है हम उसमें जो है एक मुट्ठी डाल के और इस घोल को जो है सर हम 5 दिन के लिए जो है बना देते हैं। 5 दिन के बाद जो है हमारा घोल जो जीवामृत तैयार होता है उसको हम जो है स्प्रे भी कर सकते हैं और साथ में जो है हम उसको जो है ऐसे मल्चिंग के ऊपर जो है उसमें भी डाल सकते हैं जी। तो जैसे जीवामृत आपने बताया कि इस तरह से बनता है, पर अगर हम बात जैसे आपने कहा कि स्प्रे भी होती है और उसको डायरेक्ट भी डालते हैं, तो आप अगर फसलें जैसे आप उगाते हैं, जैसे आपने कहा शिमला मिर्च हो गए, टमाटर हो गए, तो उसमें क्या अलग अलग मात्रा पड़ती है या किस तरह से आप उसको डालते हैं और किस हिसाब से वो पड़ता है? अगर हम बात करें क्यारी में डालना है या उस सर हमारी जो प्राकृतिक जो खेती है ये हमारी पंक्तियों में चलती है, खास करके हम इनको जो है लाइनों में लगाते हैं। तो इसमें जो हमारी बीच में नाली जो जगह खाली बचती है उसमें हम जो है इसमें डाल भी सकते हैं। फिर इसके जो हम 15 लीटर के पंप में जो है 1 लीटर जो है डालकर इसके स्प्रे भी कर सकते हैं जी। हाँ जी जी। और जैसे मुख्य फसलें अगर हम देखें यहाँ पे हिमाचल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ भी होती है और दूसरे जो अनाज हैं वो भी होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि शिमला मिर्च और टमाटर, आगे आलू की बात हम करते हैं, जो आलू जो है वो तो हर जगह ही खाया जाता है हर चीज़ में, तो आलू में किस तरह से अप्लाई करते हैं और कितने समय पे डालना होता है या कितने समय बाद पड़ता है? हाँ जी सर, ये जो है आलू की फसलों में जैसे हम इसकी जो है निराई गुडाई करते हैं तो उसमें जो हमारी जो क्यारी होती है उसी में ही जो है जो हमारी मल्चिंग की होती है आच्छादन जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम बीच में डाल सकते हैं। और किस समय पे ये पड़ता है? डायरेक्ट ये सर 15 दिन के अंतराल में हम डाल सकते हैं इसको और रेगुलरली डालते रहना पड़ेगा। और कितने समय तक, जब तक वो फसल हो नहीं जाती? तो इसको सर हम जैसे हमने बीज की रुपाई करी तो जब हमारा जो है बीज का अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद जो हम इसको 15-15 दिन के अंतराल में डाल सकते हैं जी। जैसे आपने एक बात की मल्चिंग की, जिसको हम आच्छादन भी बोलते हैं। हाँ जी। तो मल्चिंग का अगर हम महत्व जाने तो क्या महत्व है सर? ये और कैसे इसको हमारी, किया जाता है? हाँ जी सर, ये मल्चिंग हमारी जो है जो हमारे पशुओं के पास वेस्ट घास या पत्ते और ये जो हमारा वेस्ट घास बच जाता है उसको जो है हम क्या नाम जो है इसके मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं जी। और कैसे इसे डाला जाता है? अगर हम फसलों की बात करें, जैसे आपने कहा ही, तो जो हमारी पंक्तियों में फसलें लगी होती है सर, जो बीच में गैप होता है ना, उसी में जो है हम इसको जो है डाल सकते हैं जी। हाँ जी। तो जैसे आपने बीज के फॉर्म में, जैसे आपने गेहूं या धान या दूसरे जौ आपने कहा, अगर हम इन फसलों की बात करें तो ये तो क्योंकि बीज छिड़काव नहीं सर, छिड़काव से नहीं, लाइनों में पंक्तियों में लगाते हैं नहीं, जिसको ट्रांसप्लांट ही किया जाता है नर्सरी के बाद। हाँ जी जी। तो अगर हम आच्छादन की बात करें तो ये ज़रूरी क्यों है, ये पूछ रहे थे हम सर? इसमें जो है हमारी आच्छादन करने से एक तो हमारे पानी की खपत जो है कम हो जाती है, पानी जो है हमारी जो है आच्छादन करने से जो है नमी इसमें पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है, और नंबर 2 जो है जो हमारे मित्र कीट और केंचुए हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है जी। जीवामृत डालने से जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जब इसको डालेंगे तो हमारी फसल मतलब वैसे ही ज़्यादा होगी जी। क्योंकि पानी की आवश्यकता तो है ही है। अगर हम पानी की बात करें, जैसे आपने नमी की भी बात की, तो पानी किस तरह से मैनेज किया जाता है और कितना जो लागत है अगर हम पानी की बोले या सिंचाई तो की, सर अगर तो हम फसल को जो है रासायनिक तौर पे या केमिकल के और यूरिया या कोई इसमें जो है हम कीटनाशक फफूंदनाशक वगैरह डालते हैं तो उसकी उपेक्षा जो है हमारा जो प्राकृतिक खेती में जो है ये 50% के करीब जो पानी यूज होता है जी। और ये जो पानी हमारा जो है हमारा तो ये हम जो है आजकल जो है पंचायत के थ्रू और हमारे जो है जो टैंक बने हुए हैं या हमारा जो है नलकूप है या छोटे नालियाँ हैं जो हमारे पहाड़ी के क्षेत्रों में होती है तो उसके द्वारा जो हम कर सकते हैं जी। तो जैसे आप अपनी बात करें, अगर आपके जैसे आपने कहा कि आप अपनी ज़मीन पे उगा रहे हैं, तो पानी की उपलब्धता कैसे होती है? जैसे आपने टैंक्स कहे, तो उसके लिए भी तो जो है उसको पानी का आना ज़रूरी है, तो उसका आप संग्रहण कैसे करते हैं? या फिर वो जो आपकी जो सरकारी नलकों से ही आपूर्ति होती है या फिर आप बारिश का पानी भी? नहीं सर, सरकारी नलकों से तो नहीं, लेकिन हमारे जो अपना गाँव है जी उसमें 15 परिवार है जी। और 15 परिवारों में जो है
मैक्सिमम सब जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी और हमारे एक स्रोत ऐसा है प्राकृतिक तौर पे जहाँ से हम प्लास्टिक की या रबड़ की पाइपें जो है अपनी अपनी जोड़ के जो है टैंकों में स्टोर करते हैं। जी। हाँ जी। और गर्मियों के मौसम में आपको कोई तो दिक्कत गर्मी आती में सर वैसा ही होता है। है? जी। हाँ जी। तो यानी कि पानी की जो उपलब्धता है वो आपके पास हाँ प्रचुर है प्रॉपर और है जी। जी, और पानी की ज़रूरत जो है अपनी फसल में भी हाँ जी। प्राकृतिक विधि में आपको कम हाँ जी। होती है ठीक एज़ कम्पेयर टू है सर। रासायनिक में। जी। हाँ तो अगर हम रासायनिक की भी बात करें तो उसके आप जैसे अगर आपने कहा कि जैसे आप 8 साल से ही जुड़े प्राकृतिक हाँ खेती जी। से, तो उससे पहले आप कैसे करते थे अपनी जो ट्रेडिशनल खेती थी, क्योंकि उस टाइम तो दवाइयाँ भी छिड़काव हो सर रही थी और बाकी चीज़, तो उसका आप नुकसान क्या बताना चाहेंगे? क्या सर हुआ? जब हमारे पास जो है उस टाइम नॉलेज नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो जो कुछ दुकान से मिलता था उसका छिड़काव कर देते थे। जी और पर ये भी हमारी उतनी ही फसल जो है जितनी पहले होती थी। हाँ ये थोड़ा सा ये ज़रूर है भी हम उस टाइम जो है जैसे खाद हुई या हमारी जो कीटनाशक है फफूंदनाशक है उनको डाल के जो है हम जहर अपनी फसलों में डालते थे, जो अब नहीं डाल रहे हैं सर। जी। हाँ जी। तो तब से आपको मतलब अच्छा पैदावार भी हुई है और लगभग हाँ एक विषैले रसायन मुक्त खेती हाँ अगर जी। आप कहें तो तो वो सर इसमें जो है हमारे मतलब जितने भी हमने जो इसमें अपना गोबर गौमूत्र और ये हमारी जड़ी बूटियाँ जो जितने भी 10 परनियर में डालते हैं या हमारे जो पत्ते जी वगैरह डालते हैं, इससे जो हमारी प्रॉपर उतनी ही फसल हो जाती है जी। तो जितनी। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा रसायन वाली जो खेती थी उसमें आप दवाइयाँ छिड़काव करते, तो अगर हम मृदा की बात करें मिट्टी की, हाँ तो जी। उस पर क्या प्रभाव देखा आपने अगर आप जैसे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तब से, और हाँ उससे पहले जब आप खेती करते थे उसमें मृदा में आप देखते होंगे, हाँ तो जी। क्या आपको देखने को मिलता है कि क्या बदलाव आए हैं मिट्टी में? सर पहले जो हमारी खेत की मिट्टी होती थी तो वो कठोर थी, और जब से हम प्राकृतिक करने में खेती करने लगे तब से लेके जो है ये हमारी जो उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है, हमारी जो मतलब नमी की वजह से जो है वो नरम रहती है जी और फसलें जो है अच्छी होती है, गुड़ाई निराई करने के लिए हमारे को आसानी रहती है। जी। हाँ यानी जी। कि जो मिट्टी की जो हालत है या स्थिति है वो सुधरी है हाँ पहले जी, की उससे अपेक्षा? बहुत अच्छी है। पहले की अपेक्षा सुधरी है और उपजाऊ हुई हाँ है जी, आपकी। पहले से बहुत अच्छी। जी। तो जैसे आपने आच्छादन की बात की और आपने प्राकृतिक खेती में जो 4 बिंदु, चौथा बिंदु जो आपने बताया वो था वापसा, तो वापसा से हम क्या समझते हैं और किसान इसके बारे में अगर आप बताना चाहें किसानों को तो वो क्या समझें इससे? सर वापसा जो है हमारा ऐसा है जो हमारे इसमें जो जीवामृत डालते हैं, आच्छादन करते हैं, जिसको नेचुरल मतलब ये नेचुरल फार्मिंग में जो है हम इसको मल्चिंग भी बोलते हैं। जी तो ये करते हैं, उससे हमारे जो केंचुओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब केंचुआ हमारी धरती में जो है या हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा होंगे तो वो जो है केंचुआ अपनी जो गतिविधियाँ करते हैं उसकी वजह से जो है हमारी जो मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। जी और इसमें जो है सूक्ष्म छोटे छोटे जो है जीव जो है हमारे जितने भी होते हैं वो अपनी प्रक्रिया जो पूरी करते हैं तो ये मिट्टी को जो है बिल्कुल मुलायम कर देते हैं। और इसमें जो सुराख मिट्टी में जो सुराख हो जाते हैं उसमें जो हवा का आवागमन है वो बना रहता है, जी उससे जो फसल के लिए जो है अच्छी जो है पैदावार होती है। जी। और पानी और हवा का जो मात्रा है वो पूरी वो बैलेंस्ड है। प्रॉपर तरीके से बनी रहती जी। है। तो जैसे आपकी जो आपने खेती कही जैसे सब्जियों की भी, तो जो सब्जियों की खेती है वो आप कैसे करते हैं? पॉली हाउस में करते हैं या फिर डायरेक्टली आप नहीं उसे सर, पॉली हाउस तो प्रकृति में? नहीं है, लेकिन हम ओपन में कर रहे हैं सर। जी। और सिंचाई की व्यवस्था आपने बता दी, हाँ तो जी। उसमें अगर जो आप बाकी किसानों को अगर हम बात करें तो जैसे आपने कीटों की बात की, फॉर एग्जांपल कि कीट आ जाते हैं कई बार फसलों में, हाँ जी। तो जो ये कीड़े या खरपतवार या चीज़ें उगती हैं तो इनको आप कैसे मैनेज करते हैं अपने खेत में? सर खरपतवार के लिए तो एक तो हम मल्चिंग करते हैं। जी अच्छा, उससे जो थोड़ा बहुत ही मात्रा में जो हमारे खरपतवार होते हैं तो उनको तो खैर उखाड़ना भी पड़ता है। जी और नंबर 2 जो है जो हमारी कीटनाशक वगैरह के लिए इसमें जो हम वही डालते हैं जो 10 परनियर हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, अग्नि अस्त्र हुआ, और हमारा जो है मतलब जो हम खुद अपने जो गोबर और गौमूत्र से जो है अपना संसाधन से जो बनाते हैं। जी। हाँ तो जी। क्या इनकी कोई आप विधि बता सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र या अग्नि अस्त्र जो आपने कहा ये कैसे बनते हैं हाँ जी। किसानों? जी सर मैं जो है CRP का जब काम कर रहा हूँ तो मैं गांव-गांव जाके और अपने क्लस्टर में धामी के इलाके में पूरे में जो है घर-घर जाके जो है कैंप लगवा के पंचायत घर में जाके हर एक जगह जो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और लोगों को जो है मेरा यही आह्वान रहेगा भी आप जो है इसको जो है अच्छे तरीके में और बढ़िया करो जी। जी। हाँ जी। तो जैसे आपने ब्रह्मास्त्र की बात की, उसको हाँ जी। कैसे बनाते हैं उसके बारे में विधि तो बताइए। सर ब्रह्मास्त्र में हमारा जो है ब्रह्मास्त्र में हमारा गौमूत्र होता है। जैसे हम 20 लीटर गौमूत्र लेंगे तो उसमें सर हमारे जो है ब्रह्मास्त्र में डालेंगे हम जो है हमारी जो गौ हमारी जो है पत्तों को नहीं खाती है, जो पत्ते हमारे जो है जैसे औषधीय
पत्ते होते हैं, आड़ू जी और जी अखरोट हो गया। अखरोट के अलावा हमारा जो है जंगली तंबाकू हो गया, और हमारा इस तरीके के 10 प्रकार के पत्ते हम लेते हैं। तो उसमें जो है हम गौच में काट के जो है, इसमें हमारा जो गौमूत्र होता है उसमें काट के जो है, और मतलब उसको जो है बनाते हैं। जी। तो प्राकृतिक खेती की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप अगर हम क्या आप बागवानी भी करते हैं? क्या आपने फलों की भी फसलें कुछ लगाई? सर बागवानी वैसे इस हमारे धार्मिक क्षेत्र में थोड़ी कम है, जी लेकिन फिर भी अब लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, और 100-100 200-200 पौधे जो है सेब के, आड़ू, खुमानी, पलम, नाशपाती वगैरह के लगा रखे हैं। जी मेरे अपने घर में भी मैंने भी खुद जो है 200 पौधा सेब का लगा रखा है। जी। तो क्या आप इसमें प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं हाँ इसको जी। भी, या फिर आप इसके लिए जैसे नहीं कोई सर, मैं इसमें जो है प्राकृतिक विधि से जो है इसमें जीवामृत भी डाल रहा हूँ, और स्प्रे के लिए जो है 10 परणी अर्क और हम ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र की जो है स्प्रे कर रहा हूँ। जी। तो इसके साथ साथ जैसे हमारे आजकल क्षेत्रों में क्या है, जैसे जानवरों की भी समस्या है, बंदरों की समस्या है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि प्राकृतिक खेती तो खेती ही है, तो उसमें हमने देखना है कि हमें इनसे भी निपटना है। एज सच तो हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं, जिसमें हम गोबर और गौमूत्र और ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके तो हम पैदावार तो बढ़ा ही रहे हैं, पर एक पैदावार के शत्रु जो हैं ये भी बन के उभर रहे हैं, जैसे हम जानवरों की बात कर रहे हैं। तो इन पशु जानवरों से आप कैसे अपने निजात दिलाते हैं अपने खेतों को? सर इसके लिए प्राकृतिक खेती में जो है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा साधन है कि अगर हम जितनी पुरानी से पुरानी खट्टी लस्सी, तो अगर उसकी हम जो है लक्ष्मण रेखा अपनी बाउंड्री पे जहाँ से जो सूअर वगैरह आते हैं या जो जानवर हमारा सूंघ के चलता है, वो जो है खट्टी लस्सी की जो है हमारी जो उसकी गंध होती है उससे जो है वो पीछे हट जाता है। तो सूरों से तो हमारी जो है इस प्रकार रक्षा हो जाती है। अच्छा, बंदरों से हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम साइडों में अपने गेंदा लगा देते हैं तो गेंदे से जो है बंदर जो है काफ़ी हद तक जो है नहीं आते। जी। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें जो फसलें हैं, क्या आप उसमें मिक्सिंग भी कर सकते हैं? जैसे मिक्स्ड फसलें लगाते हैं, कोई एक क्रॉप के साथ दूसरी लगा देते हैं फसल, तो उसमें कैसे मैनेज करते हैं आप? और कौन कौन सी फसलें जो आप मिश्रित खेती में करते हैं जनरली? सर प्राकृतिक खेती में ये कि बहुत अहम बात रहती है कि हम जो है मतलब जितनी भी हम इसमें साग सब्जी कुछ भी लगाते हैं तो उसमें जो हमारे को मिश्रित खेती करना बहुत आवश्यक है। जी तो हम इसमें जो है जैसे आजकल जो है हमने अरबी और हल्दी वगैरह लगा रखी है, तो उसमें जो है हम मिश्रित खेती के तौर पे जो है दलहन फसलें, वो मटर, जैसे हमारी सर्दियों की फसलें तो उसमें हम जो है चना, मटर और मसूरी वगैरह लगा देते हैं। और आजकल की फसलों में हमारी जो है जैसे दलहन फसलों में फ्रांसबीन हो गई, फ्रांसबीन के अलावा हमारा जो है राजमा हो गए, रौंगी हो गई, तो इन फसलों को जो है हम लाइनों में जो है बीच बीच में लगाते हैं। इससे हमारी जो है प्राकृतिक खेती के लिए जो है जितनी हमारी मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और वो चीज़ें जो हमारी प्रॉपर जो है, और न्यूट्रिशन जो है वो मेन चीज़ है हमारी, जो दलहन फसलें हमारे को न्यूट्रिशन के लिए बड़ा काम करती है। जी। और जो मिट्टी है उसमें भी आपके न्यूट्रिएंट लेवल को हाँ जी, मेंटेन रखती है, पोषक तत्व बरकरार बनाए रखती है। जी। जैसे आप प्राकृतिक खेती की हम बात ही कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पशुपालन जो है ये एक बहुत बड़ा उद्योग है अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें। तो प्राकृतिक खेती के लिए आप क्या महत्व समझते हैं पशुपालन का भी, और आपके जीवन में इसमें जो प्राकृतिक खेती जब से आपने शुरू की तब से क्या परिवर्तन आए हैं, और जो पशुपालन है वो कितना बड़ा है, और जो आपके आसपास के क्षेत्र भी अगर हम उनकी बात करें तो लोग किस तरह से मोटिवेट होते हैं? सर ये बड़ी अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है। तो अगर पशुधन नहीं होगा तो सर खेती तो नामुमकिन है। जी। इस बात के लिए तो सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं जो आज घर में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या खेती बाड़ी करते हैं। तो अगर पशुधन नहीं है तो खेती तो होएगी ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता है। और पशुधन के लिए जो है हमारे को बहुत ज़रूरी है जी। तो कम से कम जो है घर में 2-3-4 गऊ जो है, पहाड़ी गऊ, सहवाल गऊ जो है, हमारी अपनी भारतीय नस्ल की गऊ जो है होना बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। जी। तो आपके केस में अगर हम बात करें तो आपने कौन कौन सी गायें जो है वो रखी हुई हैं? सर मेरे पास एक जो है सहवाल है और एक मेरे जो पहाड़ी गऊ रखी हुई है जो भारतीय नस्ल की है। जी। और ये क्या आपकी इससे पूरी मतलब जो आपकी लागत है, जैसे आप गोबर या गोमूत्र की बात करते हैं, तो सर ये पूरे साल भर में निकल जाती है 2 पशुओं से? सर ये जो है हमारा जो प्राकृतिक खेती के लिए जो हमने जो ज़मीन जो क्या नाम है, तो ये हमारी जो है 5 बीघे ज़मीन की जो है मैं इस टाइम जो है चला रहा हूँ। तो 5 बीघे ज़मीन के लिए जो है हमारी 2 गऊँ का जो है गोबर और गौमूत्र काफ़ी होता है। जी।
हाँ जी। तो क्या आप जागरूक हैं, अगर हम फूलों की खेती की भी बात करते हैं हम, क्योंकि आजकल जो है इसका एक फैशन भी है या ट्रेंड भी बढ़ गया है, हाँ जी। और किसान जो है फूलों की पैदावार की ओर भी जा रहे हैं, तो क्या आपने फूलों की भी खेती करने के बारे में सोचा है या शुरुआत करने की कभी वो की है? सर फूलों की खेती के बारे में अभी तक तो ऐसा कोई प्लानिंग हमारी नहीं हुई है। जी। हाँ जी, पर चलो आने वाले टाइम में प्लान बनाएंगे, विचार जी। करेंगे जब तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसके प्रशिक्षण वगैरह देते हैं जी। तो हम उसमें ज़रूर जाएंगे। जी। हाँ जी। जैसे आपने प्रशिक्षण की बात की, तो जब आपने प्राकृतिक खेती शुरू की हाँ जी। तो आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया, और जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर आप बताएं कि वो कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया उसके बारे में। सर हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो है एक आत्मा है, जी। आत्मा जो है ये घर घर जाके कैंप करवाते हैं, जी। जिनके अंडर मैं भी आज सीआरपी का काम कर रहा हूँ। जी। और ये प्रशिक्षण जो है मैं आज औरों को भी घर घर जाके कैंप लगा के ग्राम पंचायत में जाके और जी आंगनबाड़ी में जाके जी। ये जो है मैं काम करवा रहा हूँ। और मेरे मतलब जो नज़दीकी गांव के हैं वो जो मेरे से प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी। हाँ तो आप थोड़ा सा अगर विस्तार में बताएं, तो आपके डिटेल मतलब आसपास में कितने गांव हैं और कौन कौन से क्लस्टर्स में जो है आप काम कर रहे हैं? मैं सर धामी क्लस्टर से काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर जो है मतलब गैंचड़ी से लेके और कैंती और हमारा जो है ठाकुर द्वारा अपना जो गांव है, उसके बाद ओबरू है, कलानी है, क्यारी बाग है और ये अरलोट है, हलोग है, इतने गांव सर मेरे अंडर है। और उसके बाद हमारी पंचायत के जितना भी तपाकड़ी है, बिझाड़ है, ये सब गांव जो है ये हमारे संतोष जी है जो मेरे सहायक है, उनके अंडर है। जी। हाँ जी। अगर तो हिमाचल प्रदेश में बाकी किसान जो है वो कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो वो कौन कौन से क्षेत्रों से या कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? तो सर हमारा जो है यहाँ नज़दीकी जो है मशोबरा में है, उसके बाद पालमपुर है जी। और सुंदरनगर में नॉन यूनिवर्सिटी है हमारी जो सोलन में। हाँ जी। तो सर मुझे नॉन यूनिवर्सिटी में जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन इन 3 सेंटरों से जो मैंने जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। जी। और जाहिर सी बात है जब आप प्रशिक्षित होंगे तो जो खेती है वो बहुत अच्छे से होगी और टेक्निकली आप उसको कर सकते हैं। अच्छे से। जी। तो अगर हम संदेश की बात करें, अगर आप बाकी जैसे हमारे किसान बागवान भाई हैं या जो नए जो किसान उभर रहे हैं या कोई युवा हैं जो किसानी शुरू करना चाहते हैं और ख़ासकर से अगर प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे और कैसे आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि भाई वो इस खेती को करें और वो ये खेती जो है ये ज़्यादा अच्छी है बाकियों से? तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती जो है हमारी जो है एक तो कम लागत में, कम समय में और कम बजट में जो हो सकती है। अच्छा, नंबर 2 जो है हमारे लिए इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान जो है हमारा यहाँ मशोबरा है। और अगर कोई वहाँ भी नहीं जा पाए तो हमारे जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीआरपी के जैसे हमारी जो है ये ड्यूटी लगा रखी है, तो हमारे से भी लोग जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो इसमें अगर हम एक चीज़ जो है जो हमारी रह गई थी जिसमें हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, जैसे आपका प्राकृतिक उत्पाद है तो ये कहाँ कहाँ मार्केट करते हैं आप और कौन कौन सी मंडियाँ आपकी इस टाइम? सर हमारे को वैसे मेन मंडी जो है हमारी शिमला भी रहती है, लेकिन जो हमारी प्राकृतिक खेती के लिए हमारे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी एक जो है स्कीम चलाई थी, वो हमारे से जो अपने डिपार्टमेंट में या ऑफिस में फसल मंगा लेते थे और वहाँ से हो गए गाड़ी के साथ सप्लाई करके, जैसे हमारा सेक्रेटरेट हुआ या यहाँ चौड़ा मैदान में हमारी जो है यूनिवर्सिटी है, या जगह जगह जाके जो है पिकअप के द्वारा जो है गाड़ी के द्वारा भी जो है सप्लाई करते थे और उससे हमारे को जो अच्छा बेनिफिट और अच्छा जो उसका जो है मूल्य मिलता था। जी। और रेट्स की बात अगर हम करें तो कि कितना आपको मूल्य मिल जाता है अगर हम पहले की तुलना में बात करें परंपरागत खेती के जो उत्पाद थे और अब की जो प्राकृतिक उत्पाद है उनसे? सर रासायनिक खेती से और प्राकृतिक खेती में सब बहुत फ़र्क है जी। तो इसका जो है हमारे को जो मूल्य भी इससे जो है बढ़ा के मिलता है जी। हाँ जी। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, क्या इससे जैसे आप अचार चटनी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ उद्योग हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, ग्रामीण उद्योग होते हैं, तो क्या आप उससे भी जुड़े हुए हैं? क्या आप छोटा मोटा? नहीं सर, कभी प्रोसेसिंग भी ऐसा करते तो मौका नहीं मिला जी। और मैं वैसे प्रोफेशनली जो है वेल्डिंग का काम भी करता हूँ और साथ साथ में जो है खेती बाड़ी का जो है हमारा यही हमारा जो काम। और आसपास के किसानों जो आपसे प्रोत्साहित हुए हो, क्या आप उनके बारे में बता सकते कि कितने लोगों ने मतलब आपके कहने से कितने लोगों ने जो है ये खेती शुरू की? सर हमारे गांव में जो है काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को मान रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे भी मैं चाहूँगा भी वो हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छा करें, तो इससे जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जी। और लाभ होगा ही और साथ ही साथ जो है पैदावार भी बढ़ेगी और बाकी जो हम प्राकृतिक इसका अगर हम पहलू की बात करें तो वो भी उस हिसाब से भी ये सेफ़ है। तो सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।